हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट एंड टीईटी प्रिपरेशन में। यह वीडियो सीटेट एवं अदर स्टेट टीईटी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। किसी भी टीईटी प्रतियोगिता परीक्षा एवं ख़ास तौर से सीटेट में एनसीईआरटी के कक्षा 3, 4 एवं 5 के पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ की किताबों से सीटेट में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित बहुत अधिक एवं अहम सवालों को पूछा जाता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के कक्षा 3, 4, 5 के किताबों का चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपने कहीं से कुछ नहीं भी पढ़ा है या नोट्स नहीं भी बनाया है या आपको टाइम नहीं मिलता है तो सिर्फ ये वीडियोस की प्लेलिस्ट देखने से ही सीटेट के ईवीएस सेक्शन यानी इन्वायरमेंटल साइंस के सेक्शन में 30 में से 27-28 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। इतना आराम से आ जाएंगे केवल और केवल अगर आपने सीरियल वाइज इसके वीडियोस देख लिए तो। इसके अलावा एग्ज़ाम आने से कुछ दिन पहले, 1 महीना या 15 दिन पहले, मैं आप लोगों को, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर सेक्शन 30-30 मार्क्स का होता है, जिसमें 15 नंबर कंटेंट और 15 नंबर पेडागोजी होता है संबंधित विषय से। और जैसे मान लीजिए कि ईवीएस है तो ईवीएस में 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाएगा। तो 15 नंबर का कंटेंट के लिए अलग से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और सिर्फ आपको वही नोट्स पढ़ लेना है। उसमें भी आपको 15 में 12-13 आराम से आ जाएंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। जैसा कि 3 क्लास के ईवीएस में पहला चैप्टर मैंने शुरू किया है। इस चैप्टर का नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी जर्नी, सीटेट की जर्नी। माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन घर में बैठ बैठ कर बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है? बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, ये किसकी शरारत है? कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझ समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए और कक्षा में बैठकर केवल ना पढ़ाया जाए। तो जैसा कि दोस्तों इसमें पेज 1 है, पहले ही पेज में इसमें ये बताया गया है कि बच्चे किस प्रकार अपने आस पड़ोस में पशु पक्षी, जानवर और उन जानवरों को देख करके, उनकी हरकतों को देख के, उनकी शरारतों को देख के कुछ कुछ सीखते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इस छोटे से एक पिक्चर में आपको ढेर सारे फ़ोटोज़ या जानवरों और पशु पक्षियों के चित्र दिखाए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये कौवा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये गिलहरी, आप गिलहरी देख सकते हैं, ये गिलहरी। और भी इसमें बहुत सारे पशु पक्षी हैं, तितली, गौरैया, शायद ये कोयल है, ये इसको बंदर या वनमानुस या जो भी आप कहें। उसके बाद ये कबूतर, ये हुआ, ये गौरैया थी, ये कोयल हो सकती है, ये कोयल है। तो इस तरह की पिक्चर्स इसमें जनरेट की गई है। इसमें बच्चों को ये कहा गया है कि आप अपने इस पिक्चर में जितने भी जानवरों के नाम हैं उन जानवरों के नाम यहाँ नोट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर तितलियाँ भी हैं, यहाँ पर भी कुछ तितलियाँ चल रही हैं, यहाँ पर तोता है। तो एक पिक्चर में ही बहुत सारे पशु पक्षियों को इसमें दर्शा दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या सवाल आ सकता है, तो इसमें सवाल ये आ सकता है कि क्या पर्यावरण अध्ययन, कक्षा में पर्यावरण अध्ययन अगर करवाना है किसी शिक्षक को, या आप अगर कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का क्लास लेने गए हैं तो आप वहाँ किस प्रकार पढ़ाएंगे? बच्चों को केवल कक्षा में बैठा के पढ़ाएंगे, या बच्चों को कक्षा में कुछ टीएलएम के माध्यम से सिखाएंगे, या बच्चों को बाहर की दुनिया या बाहर भ्रमण पर ले जाकर सिखाना चाहेंगे,
या बाहर स्कूल के बाहर की दुनिया से कुछ सिखाएंगे पर्यावरण को लाइव दिखा करके, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये खुद कहा जा रहा है कि कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाया ना जाए। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ही नहीं कह रहा है कि आप कक्षा में ना पढ़ाएं, कक्षा में पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ बाहर की दुनिया से भी उन्हें अवगत कराएं। यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए। यानी आप इस चैप्टर में जो भी पढ़ा रहे हैं, अपने पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर में आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो, चाहे जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हो, उस चैप्टर को आपको बाहर की दुनिया से जोड़ के दिखाना होगा, बाहर की दुनिया से बच्चों को अवगत कराना होगा। अगर आपके स्कूल में बगीचा है या पेड़ पौधे हैं तो आप बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के क्लास में पढ़ाने के बाद आप उसे बाहर ले जाएं, मैदान में, बगीचे में, ग्राउंड में, और वहाँ उन्हें पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान दें। ठीक है, समझ गए? तो कभी भी बच्चों केवल और केवल क्लास में या कक्षा में बैठ के पढ़ाना नहीं है, उन्हें बाहर की दुनिया से भी जोड़ के रखना है। ये सवाल आएगा सीटेट में। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। जैसा कि आपने भी बहुत सारे जानवर देखे, तो उस पर यहाँ पर जानवर के नाम आप लिख सकते हैं। जैसे कौन कौन से जानवर मिले थे, तोता मिला था, कोयल मिली थी, कबूतर मिली थी, बंदर सा मिला था, और भी बहुत सारा, हाँ, तितलियाँ मिली थी। इस तरह से इसमें नाम आप भर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ज़मीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ। वह तालाब में धोने गई। अब यहाँ पर फिर एक सवाल है, ये तालाब में धोने के लिए आई। अब जब ये तालाब में धोने के लिए आई तो इसे यहाँ क्या क्या दिखा? इसे यहाँ एक बकरी दिखी, एक कछुआ दिखा, 2 भैंस दिखी, भैंस गाय जो बोल सकते हैं, भैंस के ऊपर बैठा हुआ एक कौवा या कोई पक्षी है ये दिखा, साथ में 2 मेढकें दिखी, एक हंस दिखा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक्स क्या कहती है कि पूनम ने तालाब में किन जानवरों को देखा, तो जिन जानवरों को देखा उसका नाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन चूंकि बुक में, हमारे बुक में, एनसीईआरटी के बुक में, ये एनसीईआरटी की बुक है, इस एनसीईआरटी की बुक में ये बनाया गया है छोटे बच्चों के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, छोटे बच्चों के उनकी समझ को ध्यान में रखते हुए। तो कुछ कुछ हम लोग इसमें छोटे बच्चों की तरह ही पढ़ते हुए चलेंगे, और जहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ से सवाल सीटेट में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, मैं वहाँ पर बता दूंगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि पर्यावरण अध्ययन की जब कक्षा लेने के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या बताया जा रहा है, केवल कक्षा में बैठ के नहीं पढ़ाना है, बल्कि क्या करना है, पर्यावरण को बाहर से, यानी बच्चों को बाहर ले जाएं और पर्यावरण से जोड़कर उन्हें लाइव अवगत करा के, अवलोकन करा के, उन्हें सामने दिखा करके क्लास लें। तो हम लोग सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं और छोटे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इस बुक में छोटे बच्चे जो पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े होते हैं उनको छांट कर कैटेगरी वाइज नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए 3 क्लास के बच्चों के उम्र के लिए एक ही वर्ड का यूज़ किया गया है, वो है जानवर। ये हम लोग जानते हैं कि जानवर के भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, कीड़े मकोड़े अलग होते हैं जिन्हें इंसेक्ट्स कहते हैं, उसके अलावा पशुधारी अलग होते हैं, स्तनधारी अलग होते हैं, जलीय जीव अलग होते हैं, आकाशीय जीव अलग होते हैं, उड़ने वाले पौधे, रेंगने वाले पौधे, इस तरह के बहुत सारे हम लोग अंतर करते हैं। ठीक है, लेकिन जो 3 क्लास का बच्चा होता है वह बहुत ही छोटा होता है, उसकी समझ थोड़ी कम होती है, इसीलिए वो तितली को देखेगा तो उसको भी जानवर कहेगा, वो पशु को देखेगा उसको भी जानवर कहेगा, वो पक्षी को भी देखेगा उसको भी वो जानवर ही कहेगा। इसीलिए इसमें हम कीड़ा मकोड़ा, सांप, छिपकली, जो भी चीज़ देखता है उसका वो वर्गीकरण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब फिर यहाँ से सीटेट में एक सवाल आएगा कि क्या बच्चा जो है कि छोटे छोटे जानवर या बड़े जानवर या जलीय जीव जंतु का अंतर कर सकता है या नहीं कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता है तो आप ऐसे बच्चों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर फिर सीटेट वाला वैल्यू कर जाता है कि हम ऐसे बच्चों के लिए जानवर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ताकि वो सबको एक ही समझ सके। फिर जैसे जैसे उसका कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसका होगा, उसकी बुद्धि बढ़ेगी, फिर वह उसमें अंतर करने लगेगा। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर आगे बच्चों को बताना है कि जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। सही बात है, कुछ जानवर क्या होते हैं, रेंगते हैं, तो कुछ जानवर उड़ते हैं। ठीक है, कुछ जानवर तैरते हैं। अब जो तैरते हैं वो जल में रहते हैं, जो उड़ते हैं वो आकाश में रहते हैं, जो रेंगते हैं वो ज़मीन पर रहते हैं।
ठीक है। और कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो पूंछ का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए छोटे बच्चों के लिए दिया हुआ है, तो जो छोटे बच्चे भी अगर इस वीडियोस को आप लोग देख रहे हो, 3 क्लास के हो, 4 क्लास के हो, तो आप इनका नाम यहाँ लिख सकते हो। उड़ने वाले कौन कौन से पक्षी आते हैं, रेंगने वाले कौन कौन से पशु हैं या पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, चलने वाले कौन कौन से हैं, फुदकने वाले कौन कौन से हैं, पंख वाले कौन कौन से हैं, तो आप उनका नाम यहाँ फिल कर सकते हैं। ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा वह मैं वहाँ सवाल बना कर बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा कुछ जानवर ऐसे हैं, जानवर अलग अलग जगह पर रहते हैं, सही बात है। हर जानवर का रहन सहन, उसका घर अलग होता है, वो अलग परिवेश में, अलग इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जहाँ गर्मी में उनको अच्छा लगता है, कुछ ऐसे हैं जिनको ठंडा अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ तो सबका परिवेश अलग होता है, कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं, ठीक है। कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ ज़मीन के नीचे रहते हैं, कुछ हमारे घरों में रहते हैं। अब इसे हमारे घरों में रहने वाले चूहे हो गए, पानी के अंदर रहने वाले कौन से हो गए, मगरमच्छ हो गए, आपको कछुआ हो गया। ज़मीन पर रहने वाले तो हम देख ही रहे हैं, बकरी है, गाय है, भेड़ है, ये सब रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर ये आता है कि जानवरों का रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है, ठीक है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। तो यहाँ से हम बच्चों को एक सोच देते हैं, एक समझ देते हैं कि देखिए हर जानवर, छोटे बच्चों को समझाते हैं हर जानवर का अलग अलग वर्ग होता है और हर जानवर अपने अपने वर्ग का अपने अपने वर्गों में विभाजित रहता है। जो कुछ जानवर रंग के आधार पे हैं, कुछ जानवर रूप के आधार पे हैं, कुछ जानवर चाल के आधार पे हैं। चाल मतलब कुछ रेंगने वाले हैं तो उसमें सांप भी आ जाएंगे, चेड़ा भी आ जाएंगे, जो भी रेंगने वाले पशु हैं वो सब उसमें आ जाएंगे, ठीक है। कुछ रंग के आधार पे होते हैं, जैसे चीता हो गया, आपको तेंदुआ हो गया, इन सब लगभग देखने में ये सब एक ही में आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, यहाँ छोटे बच्चों के लिए दिया हुआ है कि फ़ोटोज़ बने हैं, उन फ़ोटोज़ को ये लोग पेंट कर सकते हैं, अपने रंगों को, अपने मन की कल्पनाओं को ये उभार सकते हैं। यहाँ कुछ जानवर के अधूरे चित्र हैं, ये भी बच्चों को बनाना होता है। तो हम लोग यहाँ से मेन क्रक्स निकाल रहे हैं और इन्हीं क्रक्स को हम लोग NCERT में यूज़ करेंगे जब हम लोगों से सीटेट सवाल पूछेगा। सीधे इसी बुक से सवाल पूछा जाता है दोस्तों। तो इस बात को आप मान के चलें कि ये जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कंप्लीट प्लेलिस्ट बन रही है EVS की, इसमें 30 में से 28 प्रश्न आपके सीधे केवल और केवल इस वीडियोज़ को आप सिर्फ देख लेते हैं, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली 6 का अंक पंचतंत्र की कहानी, खरगोश और कछुआ। ये भी छोटे बच्चों की एक पंचतंत्र की कहानी है, जिसमें कि सभी लोग, आप लोग जानते हैं कि कछुए और खरगोश की रेस होती है, जिसमें खरगोश को ये घमंड होता है कि वह बहुत तेज़ जाता है। तो वो इसी घमंड में आगे जा कर के देखता है कि कछुआ बहुत पीछे है, तो वह घमंड में बोलता है कि मैं एक नींद सो जाता हूँ। वो सोता है तो इतना गहरी नींद में सो जाता है कि कछुआ धीरे धीरे भी वह रेस बढ़कर अपना जीत लेता है। ये देखिए कुछ फ़ोटोज़ हैं, इन फ़ोटोज़ को देखिए, बच्चों की कल्पना देखिए। ये हाथ के उंगली जो होते हैं, उंगली से ये बनाया, उंगलियों के निशान से बने हुए हैं। ये देखिए ये सब ये जो बच्चों ने बनाया, ये अंगूठे के निशान हैं, ये उनके छोटे छोटे उंगलियों के निशान हैं। ये उनकी कल्पना देखिए, इन्होंने कल्पना से बना रखा है। ये सब उंगलियों के निशान हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये गधा बनाया है, उंगलियों के निशान से ये गधा बनाया है, कुत्ता बनाया है, तितली बनाई है। कितने अच्छे खूबसूरत NCERT जो बुक होती है बच्चों और मेरे सीटेट वाले साथियों, ये बच्चों की जो समझ को किस लेवल से विकसित करना है वो बहुत अच्छे से जानती है। और इस हिसाब से NCERT बुक पढ़ना किसी भी क्लास के बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि आप लोग तो अब सीटेट के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं, तो ये सब चीज़ आपको बेसिक रूप से ध्यान में रखना है। आगे चल के आप लोग टीचर बनने वाले हो, तो टीचर बनने के बाद आप लोग जिस हिसाब से अपने बच्चों को, अपने क्लास के बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो उनके लिए बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अब है जादू उंगलियों का, यही उंगलियों के जादू से इन्होंने चित्र बनाया है, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब सीटेट का फिर तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट मैं ऊपर बता चुका हूँ, अब
तीसरा क्या है कि ये बता रहा है कि जब आप ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चों में सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी गतिविधि दें उसको। बच्चा जो है बहुत कोड़ा एकदम क्रिएटिव होता है, बच्चा क्रिएटिव होता है, उसे आप जितना क्रिएटिविटी देंगे वो अपने अंदर के मन की कल्पनाओं से रचनात्मकता वाली कुछ नए नए क्रिएशंस को बनाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये उंगली और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्या है, ये एक तरह की क्रिएटिविटी है, ये एक तरह की बच्चों की क्रिएटिविटी है। मैं अगर मान लीजिए कि आप सिर्फ यही इतना सिखा देते हो कि बच्चों देखो अंगूठे से और उंगलियों के निशान से हम गधा बना सकते हैं, हम कुत्ता बना सकते हैं, हम तितली बना सकते हैं, हम मोर बना सकते हैं, हम तोता बना सकते हैं, तो इसके अलावा बच्चे और भी अपनी क्रिएटिविटी से और भी अपने समझ को विकसित करके और अलग अलग गतिविधि करके वो आपको इनसे बेहतर क्रिएटिविटी करके दिखा सकते हैं। ठीक है, और इससे उनके मानसिक विकास होता है, उनका सृजनात्मकता का भी विकास होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ बच्चों को कुछ चित्र बनाने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो ये चित्र जो है हमारे सीटेट के हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, फिर अब चौथा पॉइंट क्या है कि बच्चों को क्या है कि हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को कभी भी आप जो है कि उन्हें डांटे नहीं, फटकारे नहीं, उनके किसी गलती को जो है कि एकदम उसके लिए उन्हें 10 बात सुनाए नहीं। ठीक है, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करें। ठीक है, और इस तरह से प्रोत्साहित करें कि वो आपकी बातों को सुने और सुन करके उस चीज़ को, उस गतिविधि में भाग ले जिससे उनका अपना मानसिक विकास हो सके, उनकी समझ बेहतर हो सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर कैटेगरी दे दिया छोटे बच्चों के लिए कि डाली पर रहने वाले पक्षियों के नाम, पत्तों पर रहने वाले पक्षियों के नाम, तने पर रहने वाले पक्षियों के नाम। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, ये कैसी तैयारी है, ये तो बहुत इजी सा है, ये तो मुझे सीटेट में आएगा मैं बना दूंगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपको मैं बता दूं कि ईवीएस का 3 क्लास की बुक में टोटल 24 चैप्टर्स हैं। 4 क्लास में भी लमसम 26 या 27 उसमें भी होंगे और 5 में भी उतने, कुल मिलाकर 70 प्लस चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, 70 प्लस चैप्टर्स को। और उन 70 प्लस चैप्टर 3, 4, 5 मिला करके उनमें से सवाल आते हैं और वो पैडागोजिकल सवाल आते हैं। तो यहाँ मैं आपको पैडागोजिकल भी बताऊंगा और कंटेंट भी बताऊंगा कि सीटेट में ईवीएस का कंटेंट कहाँ से पूछा जाएगा और पैडागोजी कहाँ से पूछा जाएगा। अभी जो मैंने इसमें जो भी बताया है ये सब पैडागोजिकल बताया है, अभी एक भी कंटेंट नहीं बताया है। कंटेंट में फैक्ट्स आएंगे, जैसे कौन सा जानवर 18 घंटे सोता है, कौन सा जानवर इतना घंटे पेड़ पर लटकता है, कौन सा जानवर के कान बहुत तेज़ होते हैं, कौन से जानवर के आँख बहुत तेज़ होते हैं, कौन सा जानवर है जो साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। ये सब कंटेंट है और अभी जो मैं बता रहा हूँ ये पैडागोजिकल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये सब पैडागोजिकल चल रहा है अभी। किसी चैप्टर में पैडागोजी मिलेगा तो किसी चैप्टर में कंटेंट मिलेगा, किसी चैप्टर में आपको बहुत मज़ा आएगा, किसी चैप्टर में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि ये पहला वीडियो है तो हो सकता है कि आपको मज़ा ना आ रहा हो, लेकिन ये अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत हल्का है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप इसको जो है कि बहुत ध्यान लगाकर सुने, समझें और इसके इम्पोर्टेंस आपको बाद में समझ में आएगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप देखे होंगे छोटे बच्चों को जो उनके मानसिक स्तर को डेवलप करने के लिए छोटे छोटे पजल्स दिए जाते हैं और उसमें भी चित्र बना होता है। ये भी एक बड़ा क्रिएटिविटी है कि बच्चे कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके एक बड़ा, और जैसा कि आप देख सकते हैं इस पज़ल बोर्ड को एनसीईआरटी बुक में एक नाम दिया गया है जिसका नाम है जिक्सा बोर्ड। इस बोर्ड का क्या नाम है? जिक्सा बोर्ड, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पज़ल बोर्ड भी कहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने की तरह होता है जो आड़े टेढ़े आकार में कटा होता है। ठीक है, और बच्चे इन्हें ही जोड़ जोड़ कर कोई तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है कि जिक्सा बोर्ड जो है वो कैसा होता है। तो जिक्सा बोर्ड इसी पजल्स बोर्ड का ही दूसरा नाम है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सीधे सीधे टुकड़े ना होकर, ठीक है ना, कैसे होते हैं, आधे टेढ़े कटे होते हैं और जो क्या होते हैं आसानी से ही
जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, इस तरह की गतिविधि करके उनको जो है कि मज़ा आता है, वो और प्रोत्साहित होते हैं। और इस तरह की गतिविधि करके जब बच्चे आपको दिखाएं, जब वो कंप्लीट पिक्चर बना दें, तो आपको चाहिए कि आप बच्चों को क्या करें, प्रोत्साहित करें। तो उसी तरह यहाँ पर सीटेट में एक सवाल आएगा कि आपने अपने कक्षा में या कक्षा 3 के बच्चों को, कक्षा 4 के बच्चों को आपने गतिविधि करने के लिए दिया, उस गतिविधि में उन बच्चों ने आपने जो गतिविधि करने की दी, उस गतिविधि को उन्होंने बखूबी पूरा किया, तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें उनके पेरेंट्स से बुला के बात करेंगे, आप उन्हें शाबाशी देंगे, आप उन्हें दंड देंगे, ये क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहीं पे सीटेट में ही पेडागोजिकल क्या दिया हुआ है, उनके कामों की प्रशंसा करेंगे। तो ऐसा ही कुछ सवाल बना होगा कि आप बच्चे के साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा। तो अगर वो आप जो उन्हें काम देते हैं, वो काम या जो गतिविधि आप उन्हें देते हैं, यदि वो गतिविधि अच्छे से पूरा कर लेते हैं तो उनकी प्रशंसा करनी है आपको। और उसके अलावा भी अगर वो अच्छे से काम नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने कोशिश भी किया, तो भी आपका पूरा फ़र्ज़ है कि आप उन छोटे छोटे बच्चों की प्रशंसा ही करें, जिनसे उन्हें मोटिवेशन मिले और वो और ज़ोर शोर से इस तरह की छोटे छोटे गतिविधि में भाग लें और आगे बढ़ें, अपनी समझ को विकसित कर सकें। तो यहीं तक था आज का ये 3rd क्लास का EVS का पहला चैप्टर। मिलते हैं बहुत जल्द ही 3rd क्लास के EVS के दूसरे चैप्टर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।